Guys, in this video, we will discuss the types of Aloha and their efficiency. Previous video जो पार्ट 1 में हमने Aloha के बारे में बताया वो इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग यहाँ पर इसका टाइप्स देखेंगे और उसकी एफिशिएंसी देखेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन दे रहे हैं। Aloha हमारा डेवलप हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एंड around 1970 में. It was designed for radio wireless local area network, but it can be used on any shared medium. ये ब्लाइंड प्रोटोकॉल है. इसमें शेयर्ड मीडिया पर बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं. कोई भी नोड किसी भी समय में अपना डेटा कभी भी सेंड कर सकते हैं, किसी भी साइज का डेटा सेंड कर सकते हैं एनी टाइम. इसीलिए लिखा हुआ है कि कोई भी नोड किसी भी समय डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसमें कोई कैरियर सेंसिंग नहीं होती, कोलिजन का प्रॉब्लम है. यदि फ्रेम हमने ट्रांसमिट किया है तो रिसीवर को मिला या नहीं, इसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट यूज करेंगे. इसमें कोलिजन डिटेक्शन नहीं होता और यदि कोई फ्रेम कोलाइड करता है तो हमें फिर से रिट्रांसमिट करना होता है. और रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम और बैकअप टाइम क्या होते हैं ये हम प्रीवियस पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ मेन मोटो है हमारा इसके डिफरेंट टाइप्स और उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना. एलोहा में दो तरह के एलोहा होते हैं, प्योर एलोहा, स्लॉटेड एलोहा. प्योर एलोहा की एफिशिएंसी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. आउट ऑफ 100 ओनली 18 फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड प्रॉपरली इन प्योर एलोहा एंड out of 100 36 frames are transmitted in slotted Aloha. So the efficiency of slotted Aloha is just double of the pure Aloha. इस Aloha में efficiency को फाइंड आउट करने के लिए हमें vulnerable टाइम निकालना होता है या vulnerable पीरियड क्या है. अब ये vulnerable पीरियड क्या है इसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ हमने एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को रखा है जिसमें दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक ए और दूसरा बी. अब ए की ड्यूटी है फ्रॉम 6 AM टू 6 PM, 12 घंटे की ड्यूटी है. बी की ड्यूटी है 6 PM टू नेक्स्ट डे 6 AM तक. 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जनरली काम करते करते ऐसा होता है कि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड ए है वो 6 PM के बजाय 5 PM में ही अपने घर चले जाते हैं. और जो हमारा सेकेंड सिक्योरिटी गार्ड है बी, 6 PM में आने के बजाय 7 PM में आते हैं. यदि ये अपने टाइम पे आए तो किसी तरह का कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है. ये 6 PM तक काम करेंगे और 6 PM में बी आएंगे. उसके बाद से अगले 6 PM तक हमारा बी स्कूल की सिक्योरिटी को देखेंगे. तो इस तरह से यदि ये टाइम पर है तब तो किसी तरह का कोई वल्नरेबल पीरियड नहीं है. लेकिन यदि ए 6 बजे के बजाय 5 बजे चले जाते हैं, बी 6 PM में आने के बजाय 1 घंटे लेट 7 PM में आते हैं, तो 5 to 7 PM ये 2 आवर्स का जो पीरियड है ये पीरियड मेरा वल्नरेबल होगा. इस पीरियड में हमारा सिक्योरिटी ब्रेक हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक उसी तरह से जब कोई दो नोड के बीच ट्रांसमिशन होती है तो एक फ्रेम के डेटा को ट्रांसमिट करने का जितना टाइम चाहिए उसके पहले यदि किसी दूसरे नोड ने डेटा को ट्रांसमिट किया शेयर्ड मीडिया पे तो कोलिजन के चांसेस हो जाते हैं. तो इस तरह से यदि हम देखें कि एक नोड यदि अपना फ्रेम 4 मिनट्स में ट्रांसमिट कर सकते हैं कंप्लीट, तो इनका ट्रांसमिशन टाइम जिसको हमने TT से डिनोट किया था पार्ट 1 में देख लीजिएगा, या इसी को हम ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम टाइम भी कहते हैं TF. तो जो ट्रांसमिशन टाइम है ये पूरे फ्रेम को ट्रांसमिट करने का टाइम है. यदि इस पीरियड के पहले किसी ने कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया तो कोलिजन नहीं होगा, वल्नरेबल पीरियड नहीं होगा. लेकिन यदि इस टाइम के पहले TT टाइम के पहले किसी ने डेटा ट्रांसमिट किया
तो वो डेटा हमारा इस नोड के ट्रांसमिशन इस नोड के जो फ्रेम्स हैं उससे कोलाइड कर जाएंगे। तो इसी पीरियड को हम कहते हैं वल्नरेबल पीरियड। तो किसी एक नोड का यदि ट्रांसमिशन टाइम टी है और उसी को हम फ्रेम टाइम भी कह सकते हैं या टोटल टाइम भी कह सकते हैं। किसी फ्रेम का टोटल टाइम हमारा टी है, तो इस पीरियड में यदि इस पीरियड के अंदर तक कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कोलिजन होगा। इसलिए इसका जो वल्नरेबल पीरियड होगा वो टी या टीएफ टाइम पीरियड होगा। फर्दर इसको और डिस्कस करेंगे हम लोग। प्योर एलोहा क्या है और स्लॉटेड एलोहा क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यदि प्योर एलोहा में काम करते हैं तो सारे नोड्स एट ए टाइम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। स्लॉटेड एलोहा में हर एक नोड की अपनी एक स्लॉट होती है और उसी स्लॉट पीरियड में उसे अपना डेटा ट्रांसमिट करना होता है, जिसमें कि हमने स्कूल का एग्जाम्पल आपको दिया था। इसका कुछ हिस्ट्री है। एलोहा इज बेस्ड ऑन पैकेट रेडियो नेटवर्क्स एंड इट इज डेवलप्ड टू provide networking for the following scenario, where central node is situated an island and different users nodes at different islands access the central node in which F1 is uplink and F2 is downlink। ये मेरा फिगर है जिसमें ये सेंट्रल नोड है, ये सारे डिफरेंट अदर नोड्स हैं जो किसी दूसरे आइलैंड पे हैं। और जो ये नोड है, यदि हम इस नोड से सेंट्रल नोड को डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कह रहे हैं और इसको हम अपलिंक कहेंगे। सेंट्रल नोड से जो डेटा हमारा अदर नोड्स को मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी F2 से हम डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डाउनलिंक कहेंगे। कहने का मतलब कि जो हमारा F1 है वो रैंडम एक्सेस होगा और F2 हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। सेंट्रल से जो भी मैसेज आएगा वो सारे नोड्स को जाएंगे और ये अदर नोड्स में से कोई भी नोड रैंडमली अपना डेटा सेंट्रल नोड को ट्रांसमिट कर सकता है। इसी कंसेप्ट को लेकर के ये प्रोटोकॉल बना था जिसको कि प्योर एलोहा कहते हैं हम लोग, और बाद में इस प्योर एलोहा को स्लॉटेड एलोहा में कन्वर्ट किए ताकि एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज हो सके। यहाँ दो तरह के एलोहा है, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। बैकअप टाइम निकालते हैं, वल्नरेबल टाइम निकालते हैं। इस बैकअप टाइम को निकालने के लिए प्रोपगेशन टाइम क्या होता है ये हम डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट 1 में, और ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। इसको यहाँ पर हम नोड ए और नोड बी ले रहे हैं, यानी कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए के पास जो फ्रेम है, डेटा लिंक लेयर पर जो भी पैकेट होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं उसको हम फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम में बिट्स होते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्रेम लिया जिसमें 3 बिट है, 1 0 1 1 0 1। ये 3 बिट का हमारा एक फ्रेम है जो ए के पास है और ये इसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं बी को। ए और बी के बीच कुछ डिस्टेंस है, तो जब ए अपना फर्स्ट बिट ट्रांसमिट करेगा, यानी बिट नंबर 1 को जब ट्रांसमिट करते हैं तो सपोज कीजिए कि इसकी टाइमिंग 7 AM है। ये हमारा 7 AM में ट्रांसमिट किया। अब इस 7 AM में जब फर्स्ट बिट को हमने ट्रांसमिट किया तो इस फर्स्ट बिट को डिस्टेंस की वजह से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा जिसको हम प्रोपगेशन टाइम कहते हैं। तो ये जो टाइम लगेगा किसी एक बिट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, इस टाइम को हम कहते हैं प्रोपगेशन टाइम। किसी फ्रेम के सिंगल बिट को सोर्स टू डेस्टिनेशन, ए हमारा सोर्स है, बी हमारा डेस्टिनेशन है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन सिंगल बिट को ट्रांसमिट होने में, प्रोपगेट करने में जो भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम, और इसको हम टीपी से डिनोट करते हैं। तो इस एक बिट के ट्रांसमिट का टाइम हमारा टीपी होगा। और इस फ्रेम में 3 बिट है, यदि हम सारे बिट को ट्रांसमिट कर दें यानी कंप्लीट फ्रेम को ट्रांसमिट कर दें तो इसका जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टीटी, ट्रांसमिशन टाइम। और इसी ट्रांसमिशन टाइम को हम
ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम भी कह सकते हैं, TF से भी डिनोट कर सकते हैं। बोथ सिंबल्स आर यूज फॉर सेम पर्पस। तो इस TT के जगह पे आप TF भी यूज कर सकते हैं। TF थोड़ा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि फ्रेम का ट्रांसमिशन है, इसलिए फ्रेम ट्रांसमिशन हम कह रहे हैं। तो TF और TT दोनों सेम चीज है। किसी एक फ्रेम को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड TT। डेफिनेशंस में हमने लिख रखा है, इट इज द टाइम टू प्रोपेगेट और मूव अ सिंगल बिट फ्रॉम द सोर्स स्टेशन टू द डेस्टिनेशन। एक बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन टाइम। और पूरे फ्रेम को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम होगा दैट इज TT और TF। इट इज द टाइम टू ट्रांसमिट अ सिंगल फ्रेम फ्रॉम द सोर्स स्टेशन टू द डेस्टिनेशन स्टेशन। सोर्स के पास और भी फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन एक फ्रेम के ट्रांसमिट होने का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम और फ्रेम ट्रांसमिशन। ये चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नोड 1 7 AM में अपना कोई बिट सेंड किए और इस बिट को नोड 2 तक पहुंचने में 3 मिनट्स का टाइम था। वैसे तो 3 मिनट्स काफी टाइम हो गया, ये नैनो सेकेंड में काम करता है, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पे 3 मिनट ले रहे हैं। यदि एक बिट का प्रोपगेशन टाइम हम कहें, यदि हमारा एक बिट का प्रोपगेशन टाइम 3 मिनट्स है, तो ये जो सिंगल बिट यहाँ से हम सेंड करेंगे 7 AM में इस लोकेशन पे होगा, 701 में ये बिट यहाँ तक पहुंच पाएगा क्योंकि इसके बीच काफी डिस्टेंस है। 7.02 में ये बिट यहाँ तक पहुंच पाएगा और 7.03 में ये नोड 2 पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ सिनेरियो क्या है, 7.3 यानी प्रोपगेशन टाइम 3 यूनिट होने की वजह से 7.03 पर ये बिट नोड 2 यानी डेस्टिनेशन को करेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन 7.03 के पहले 7.02 AM में ही नोड 2 ने भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो अब चूंकि इसने अपना फर्स्ट डेटा ट्रांसमिट किया है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम 7.02 है। 7.03 में ये बिट इस लोकेशन पर आएगा, इधर इधर मूव करेगा और ये 7.02 पर यहाँ पहुंचा था, वो अब इस साइड मूव करेगा, यानी इस लोकेशन पर कहीं जाकर के उसका कोलिजन हो जाएगा। तो ये कोलिजन क्यों हुआ? ये कोलिजन हुआ इस प्रोपगेशन डिले की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। जो एक बिट को सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में समय लगा दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। और ये प्रोपगेशन डिले जितना ही अधिक डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा होगा, और स्पीड जितनी कम होगी उतनी इसकी प्रोपगेशन डिले बढ़ेगा या प्रोपगेशन टाइम बढ़ जाएगा। बैंडविड्थ को यदि इंक्रीज कर दें तो प्रोपगेशन डिले या प्रोपगेशन टाइम घट जाएगा, और यदि डिस्टेंस को घटा दें तब भी हमारा प्रोपगेशन टाइम घटेगा। यहाँ हमने दो टेक्निकल टर्म को यूज किया। प्रोपगेशन टाइम, सिंगल बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का समय प्रोपगेशन टाइम होगा जिसको TP से डिनोट करेंगे, और कंप्लीट फ्रेम को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा जिसको TT कहेंगे या TF कहेंगे। और इस यहाँ पे ये प्रोपगेशन डिले क्या है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रोपगेशन डिले सोर्स से डेस्टिनेशन के डिस्टेंस के बीच, सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच जो डिस्टेंस है इसकी वजह से एक बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम या प्रोपगेशन डिले। अब ये हमने कहा कि वनरेबल पीरियड क्या होता है, वनरेबिलिटी क्या होती है, ये हम अभी स्कूल के एग्जाम्पल में बताया। और यहाँ पर जो वनरेबल टाइम होगा वो उसका ट्रांसमिशन टाइम होगा, क्योंकि TF टाइम एक फ्रेम को पहुंचने का यदि 4 मिनट का समय है, तो 4 मिनट के अंदर यदि किसी ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो कोलिजन हो जाएगा। लेकिन 4 मिनट के बाद यदि कोई ट्रांसमिट करते हैं तो उस नोड का फ्रेम प्रॉपरली ट्रांसमिट हो चुका होगा। तो इसी ट्रांसमिशन टाइम को हम
वेरिएबल टाइम कहेंगे, और ये ट्रांसमिशन टाइम चूंकि टीटी है या टीएफ है वो टीएफ होगा। इसमें वेरिएबल टाइम को निकालने का फॉर्मूला है T0 प्लस TF माइनस T0 माइनस TF, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2TF होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव किए ये आगे के स्लाइड में देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन इन द प्योर एलोहा। प्योर एलोहा में दो तरह के कॉलिजन्स होते हैं, और वो दो तरह के कॉलिजन्स क्या होंगे, ये हमारा फिगर है जिसमें कि 3 नोड दिए हुए हैं, नोड ए, नोड बी, नोड सी। नोड ए के फ्रेम में 4 बिट है 1101, और बी के अंदर भी 4 बिट है जो जिसको कि रेड से दिखाया है, और ये सी का भी 4 है जिसको कि हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, और इसका कलर आसमानी कलर है। तो इस तरह से इस ए का फ्रेम हो गया 1101, बी का फ्रेम हुआ 0100 इन रेड कलर, सी का फ्रेम हो गया 0101 इन ब्लैक कलर। इसी फ्रेम को हम इस वर्टिकली दिखा दिया 1101। कहने का मतलब कि जब इस फ्रेम के बिट को हम ट्रांसमिट करेंगे तो वो वर्टिकली आएगा और ये इस लोकेशन पर जाएगा। तो T0 टाइम में यदि तीनों ने अपना डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर दिया, T0 टाइम पर यदि डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो किसी का भी बिट किसी से ट्रांसमिट नहीं, ये कोलाइड नहीं होगा। लेकिन यदि कहीं भी थोड़ा भी टाइम का चेंजिंग आया तो कोलिजन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम T0 टाइम पर बी का फर्स्ट बिट कौन सा होगा, ये बिट, और ये बिट कौन सा है, ये वाली, ये बिट है। तो यदि T0 टाइम में तीनों ने अपना डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर दिया तो तीनों फ्रेम का फर्स्ट बिट इस लोकेशन पर आएगा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये प्योर एलोहा है जिसको ब्लाइंड प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्योर एलोहा में कोई भी नोड चैनल को, ये मेरा शेयर्ड मीडिया है, शेयर्ड मीडिया को सेंस ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं कि उस पर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रैंडमली अपने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, और हम ये मान लिया कि रैंडमली T0 टाइम जिसको कि 7 AM कह रहे हैं, 7 AM में तीनों ने अपना डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर दिया, और तीनों के पास सिंक्रोनस फ्रेम है, यानी कि फ्रेम का साइज सेम है। इस फ्रेम में 4 बिट हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं। तो T0 में यदि तीनों ने ट्रांसमिट किया और तीनों का डेटा यदि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 बजे तीनों शुरू किए, एक एक बिट आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बिट के ट्रांसमिशन टाइम को प्रोपोगेशन टाइम कहते हैं, और वो प्रोपोगेशन टाइम TP तीनों के लिए सेम है। और चूंकि फ्रेम साइज सेम है, नेटवर्क सेम है, इसलिए तीनों का TF टोटल फ्रेम ट्रांसमिशन या टोटल टाइम हमारा ट्रांसमिशन टाइम हमारा सेम होगा, जो कि TF से हम डिनोट कर रहे हैं। अब 7 AM में यदि तीनों ने अपने अपने बिट को ट्रांसमिट किया तो ये पहला बिट इस चैनल पे आएगा, शेयर्ड मीडिया पे आएगा, और रेस्ट बिट इस वेट करेंगे। तो फर्स्ट बिट 1 ये यहाँ आया, और ये 0 यहाँ पे आएगा, और ये 1 इस लोकेशन पर आएगा। नेक्स्ट यूनिट टाइम में ये 1 एक बिट आगे, ये भी एक यूनिट आगे, और ये भी एक यूनिट आगे आएंगे, और इस लोकेशन पर सेकेंड बिट आएगा 0 0 और ये 0, तीनों प्लेस पर ये 0 0 आ जाएंगे। थर्ड यूनिट टाइम में चूंकि हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन टाइम है या फ्रेम ट्रांसमिशन है वो 4 यूनिट्स का है, एक बिट के लिए एक मिनट हम ले चुके हैं। वैसे इतना बड़ा टाइम नहीं होता, नैनो सेकेंड में जाएगा, समझाने के लिए हम केवल मिनट में काम कर रहे हैं। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 7 बजे यदि तीनों ने अपना ट्रांसमिशन शुरू किया तो बी का जो फ्रेम है वो 7.04 पर
इस लोकेशन पर पहुंच जाएगा और इस C का जो फ्रेम है वो 7.04 के टाइम में इसका पूरा फ्रेम कुछ इस तरह से अगले नोड तक पहुंच जाएगा और A का जो डेट कंप्लीट फ्रेम है वो 7.04 टाइम में इस लोकेशन पर पहुंचेंगे। तो सारे फ्रेम हमारे प्रॉपरली ट्रांसमिट हो गए। इन केस यदि B अपना T0 7 AM में अपना डेटा ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसी बीच 7 थोड़ी देर के बाद अपना डेटा ट्रांसमिशन शुरू करता है। 7 की जगह पे वो 7.01 में अपना डेटा ट्रांसमिट करता है। तो ऑब्वियसली इसका जो लास्ट बिट होगा वो इसके फर्स्ट बिट से कोलाइड करेगा यहाँ पर और इसी तरह से यहाँ भी आपका कोलिजन होगा। इसी कोलिजन को हम दिखा रहे हैं। तो इसका वल्नरेबल पीरियड बी के लिए वल्नरेबल पीरियड हो जाएगा फ्यूचर में T0 प्लस TF और पास्ट में T0 माइनस TF। तो बी के लिए जो कंप्लीट वल्नरेबल पीरियड होगा वो हो जाएगा ये पूरा पीरियड। अब इस पूरे पीरियड की टाइमिंग क्या होगी? तो T0 से TF ये इसका फुल टाइम है और T0 माइनस TF इसका टाइमिंग है। तो इस पूरे पीरियड को यदि हम निकालना चाहें तो इस पूरे पीरियड में से इस पूरे पीरियड को घटा लेंगे तो हमारा टोटल वल्नरेबल पीरियड निकल जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पर एनिमेशन से अब दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेज है। अब एक बिट हमारा यहाँ से ये वाली बिट यहाँ से नीचे आएंगे। ये हमारा एक एक बिट इस पूरे फ्रेम से, ये फर्स्ट बिट यहाँ, इसका फर्स्ट बिट 0 यहाँ और इसका फर्स्ट बिट यहाँ पे और इसके आ जाने से सेकंड बिट इस लोकेशन पे आ गया, इसका सेकंड बिट यहाँ पे आ गया और सॉरी ये हमारा एक एक बिट यहाँ आगे बढ़ गया और रिमेनिंग बिट इस लोकेशन पर आ गए। T0 में यदि 7 AM में इसने अपने डेटा ट्रांसमिशन किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फर्स्ट बिट हमारे पास आ गए। अब इस फर्स्ट बिट के बाद नेक्स्ट यूनिट टाइम में हमारा फर्स्ट बिट एक आगे बढ़ गए 101 और इसका जो सेकेंड बिट है 00 जो इस लोकेशन पर था वो अब इस लोकेशन पर आ जाएंगे। ये हमारा 00 इस लोकेशन पे आ गया। अब थर्ड यूनिट टाइम में ये दो बिट सी का आगे बढ़ जाएंगे, ये दो बिट भी आगे बढ़ेंगे, ये दो बिट भी आगे बढ़ेंगे और ये 11 इस लोकेशन पर आएगा। ये हमारा फर्स्ट बिट जो 101 ये हमारे इस थर्ड यूनिट टाइम में आया। सेकेंड यूनिट टाइम में ये 00 इस लोकेशन पर पहुंचेंगे और थर्ड यूनिट में इसका तीसरा बिट यहाँ पे आएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। नेक्स्ट जैसे ही हमारा ये फोर्थ यूनिट टाइम होगा ये बिट 4 यूनिट टाइम आगे बढ़ चुका होगा, ये 3 यूनिट टाइम्स आगे बढ़ चुका होगा, सॉरी ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट्स आगे बढ़ चुका होगा और ये फर्स्ट यूनिट आगे बढ़ चुका होगा। यहाँ तक किसी का कोई फ्रेम कोलाइड नहीं हुआ और सारे का डेटा ट्रांसमिट हो गया। कंडीशन ये था कि तीनों अपना ट्रांसमिशन 7 AM में स्टार्ट कर दिए, इसलिए कोलिजन नहीं हुआ। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि इसका टोटल ट्रांसमिशन टाइम यदि 4 यूनिट हो और ये 7 बजे अपना ट्रांसमिशन शुरू करते हैं तो 7:04 पर इसका पूरा फ्रेम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 7 बजे ये बी अपना ट्रांसमिशन 7 बजे शुरू करते हैं तो T0 हमारा 7 है, इसमें 4 मिनट्स यदि हम घटा दें तो 6.56 AM होता है। अब इस 6
6.56 AM में यदि बी अपना ट्रांसमिट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि 6.56 के बजाय ये अपना ट्रांसमिशन 6.57 में यदि ट्रांसमिट करते हैं तो वैसे केस में इसका फर्स्ट बिट इसके लास्ट बिट से कोलाइड कर इसका फर्स्ट बिट इसके लास्ट बिट से कोलाइड कर जाएंगे। तो इस कोलिजन को हम कहेंगे फर्स्ट बिट कोलिजन। यानी इधर वल्नरेबल पीरियड में हमारा हो गया 6.56 के बाद कोई फ्रेम ट्रांसमिट ना होना चाहिए। 6.56 के पहले हुआ तो ये प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाएगा, और यदि 6.56 के बाद यदि ट्रांसमिट कर रहे हैं बिफोर 7 AM तो इसका फर्स्ट बिट इसके लास्ट बिट से कोलाइड कर जाएगा। यही चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि ये वैल्यू T0 माइनस TF ग्रेटर देन हो गया, 6.56 से ग्रेटर हो गया, 6.57 या 6.58 हुआ बिफोर 7 AM, तो इसका ये फर्स्ट बिट इस बी के लास्ट बिट से कोलाइड हो जाएगा। इस कोलिजन को हम फर्स्ट बिट कोलिजन कहेंगे। इसका फर्स्ट बिट कोलाइड कर दिया तो इसके प्रीवियस में जो वल्नरेबल पीरियड है वो T0 माइनस TF है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, लेकिन 6.56 के बाद यदि ट्रांसमिट करते हैं तो कोलिजन होगा, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट बिट कोलिजन। अब यही चीज हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट बिट का ट्रांसमिशन हुआ, ये सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ और ये फोर्थ है। अब यदि ये हमारा 7.04 पर यहाँ से ट्रांसमिशन शुरू हो तो ये इसका सारा बिट इस सी के पास पहुंच चुका होगा, उसके बाद से ये ट्रांसमिशन शुरू करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस यदि ये हमारा 7.04 के पहले यानी T0 प्लस TF से पहले, T0 TF हमारा 7.04 आ रहा है, यदि TF हमारा 4 यूनिट टाइम है तो 7.04 के पहले 7 और 7.04 के पहले यदि इसने डेटा ट्रांसमिट किया तो इसका फर्स्ट फ्रेम इसके लास्ट फ्रेम से कोलाइड होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं लास्ट बिट कोलिजन। तो ये लास्ट बिट कोलिजन ना हो इसके लिए जरूरी है कि T0 प्लस TF टाइम तक C अपना डेटा ट्रांसमिशन नहीं करे। तो टोटल वल्नरेबल पीरियड क्या हो गया ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि फ्यूचर के लिए ये टाइम वल्नरेबल है और प्रीवियस के लिए ये है। यानी इस नोड के आगे वाले नोड T0 प्लस TF से पहले डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, इसके बाद ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसके पहले वाले नोड T0 माइनस TF टाइम के बाद नहीं कर सकते हैं, उसके पहले कर सकते हैं, 6.56 के पहले कर सकते हैं। तो हमारा इस फ्रेम को सेफली ट्रांसमिट करने के लिए हमको प्रॉपर टाइम कितना चाहिए? प्रॉपर टाइम हो गया T0 प्लस TF टाइम प्लस T0 प्लस TF टाइम, और इसमें से घटा लेंगे T0 माइनस TF, यानी ये पूरा पीरियड। और इस पूरे पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हम T0 प्लस TF में से T0 माइनस TF को घटा लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2TF मिल जाएगा। इसी को हम ऊपर बता रहे थे, जो कि हमारा वल्नरेबल टाइम है। टोटल वल्नरेबल टाइम हमारा इस प्योर एलोहा का है, और इसको हम आगे अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये हमारा यहाँ पर कोलिजन हो रहा है। अब वल्नरेबल टाइम क्या है ये अभी हमने देखा कि जो सैडेड फ्रेम था इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये उसी ऊपर वाले एनिमेशन को हम यहाँ दिखा रहे हैं कि इसका पास्ट वल्नरेबल पीरियड T0 माइनस TF है, जिसको ये हम दिखा रहे हैं, ये मेरा T0 टाइम है, और इसका फ्यूचर में हमारा जो वल्नरेबल पीरियड है वो T0 प्लस TF है। यानी टोटल वल्नरेबल पीरियड हो गया फ्रॉम
दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए इस टाइमिंग में से इस टाइमिंग को घटा दिए तो हमको 2TF मिल गया। इस कोलिजन को कोलिजन विथ एट द स्टार्ट ऑफ द सैडेड फ्रेम, ये फर्स्ट फ्रेम इसके लास्ट फ्रेम से कोलाइड करेगा, इसको हम कहेंगे कोलिजन विद द स्टार्ट ऑफ द सैडेड फ्रेम। और ये हमारा जो है इसका फर्स्ट फ्रेम इसके लास्ट फ्रेम से हमारा कोलाइड कर जाएगा, तो कोलिजन विथ द एंड ऑफ द सैडेड फ्रेम, ये सैडेड फ्रेम इसका एंड बिट से कोलाइड कर रहा है और इसके फर्स्ट बिट से कोलाइड कर रहा है। ये मेरा प्रीवियस नोड का फ्रेम है और ये मेरा नेक्स्ट नोड का फ्रेम है। यदि ये वैल्यू इससे लेस हुआ और ये वैल्यू इस टाइम से ग्रेटर हुआ जो ऊपर के स्लाइड में हमने आपको दिखाया, तो इस तरह से हमारा वल्नरेबल पीरियड निकल चुका है। अब इसी की बेसिस पर हम अपनी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे प्योर एलोहा। प्योर एलोहा की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जिसको ईटा से दिखाते हैं, G इंटू ई टू द पावर -2G, जिसमें G है नंबर ऑफ स्टेशन, यहाँ पर 3 स्टेशन की बात किए थे, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तो वेयर G इज नंबर ऑफ स्टेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट इन TF, TF हमारा ट्रांसमिशन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए जैसा कि आप मैथ में पढ़े होंगे कि किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मान लीजिए कि y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ है, mx प्लस सी दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है और इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इसमें वेरिएबल मेरा x है, ये स्लोप है, ये कांस्टेंट है, y और x हमारा वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को यदि हम x से डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई dx निकाल दें और इसकी वैल्यू को हम 0 कर दें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा ये ईटा वेरिएबल है और जी वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, टू बी कांस्टेंट है। तो यदि इस मैक्सिमम एफिशिएंसी जिसको ईटा दिखा रहे हैं इसको हम इस जी से डिफ्रेंशिएट करें और इस डिफ्रेंशिएशन को यदि 0 से हम इक्वेट कर दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है, जो मैथ्स का कंसेप्ट है। हम भी यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं, ईटा को हम जी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कहलाएगी और इसी मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो डी ईटा बाई डी जीरो, ये हमारा डी ईटा बाई डी जीरो, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसके 2 फैक्टर हैं g और e टू द पावर -2g। यदि 2 फैक्टर हों तो हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें कि जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा यानी ये वाली फैक्टर, इस फैक्टर को रख लिया और g को डिफ्रेंशिएट किए, तो g को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dg बाई dg तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसको गुना कर दिया तो e टू द पावर -2g इंटू 1 प्लस इस बार क्या करना है, हम g को रख दिए और e टू द पावर -2g को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एक्सपोनेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर -2g और यहाँ जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर -2g -2। अब इसमें e टू द पावर -2g हमारा कॉमन है, इसको कॉमन ले लें तो इधर बच जाएगा हमारा 1 और इधर बच जाएगा -2 इंटू जी -2g, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस जगह पे -2g को यदि हम 0 कर दें तो e टू द पावर 0 इंटू 1 -2g, ये मेरा वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं, तो यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और 1 -2g, इसको यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 -2g, यानी डी ईटा बाई डी जी हमारा 1 -2g आ गया और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हमको 0 से इक्वेट करना होगा। यदि हम इस डी ईटा बाई डी जी को 0 से इक्वेट कर दें तो दिस 0 इक्वल टू 1 -2g, यानी 1 -2g इक्वल टू
0। अब इससे g की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। यानी इस फॉर्मूले में g की वैल्यू को 1/2 रख दें तो हमें इस प्योर एलोहा की एफिशिएंसी निकल जाएगी और इसी मैक्सिमम एफिशिएंसी को ईटा मैक्स दिखाएंगे और इस फॉर्मूले में g की जगह पे ये वैल्यू हम 1/2 को रख दिया। 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2g, g का वैल्यू 1/2। 2 कैंसिल हो गया 1/2 और 2 कैंसिल होने से ई टू द पावर -1। ई टू द पावर -1 का मीनिंग हो गया 1/e और 1/2 यानी 1/2e। ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसका डेसिमल के बाद 4 डिजिट रख करके आप 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 में डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 0.184। इसका परसेंटेज निकालें तो 18.4% आएगा। यही 18.4% हमारा इंडिकेट करता है कि 100 फ्रेम में सिर्फ 18 फ्रेम ही प्रॉपरली हमारा ट्रांसमिट होगा और रिमेनिंग 82 फ्रेम हमारा कोलाइड कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हमारा प्योर एलोहा की एफिशिएंसी है और इसी फॉर्मूले पर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। कंपटीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्लॉटेड एलोहा। वल्नरेबल टाइम इसमें कितना होगा? प्योर एलोहा में 2f था, इसमें हमारा सिर्फ tf होगा। tm इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स जैसा प्रीवियस पार्ट में, और इसमें भी आपको हमने बताया कि स्लॉटेड में हम लोग हर एक नोड को एक स्लॉट टाइम देते हैं, जिस स्लॉट टाइम में उसको अपना डेटा ट्रांसमिट करना होता है। तो इस केस में टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। ईच स्टेशन यानी यहाँ जी की वैल्यू 1 होगा क्योंकि पहले ही हम ये एज्यूम कर चुके हैं कि हर स्टेशन अपने टाइम स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो हर नोड का टाइम स्लाइड में नंबर ऑफ स्टेशन की संख्या 1 होगी। सो g इक्वल टू 1 कैन ट्रांसमिट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, और जो भी टाइम उनका है उनके स्टार्टिंग में ही वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। नो स्टेशन कैन ट्रांसमिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ टाइम tf, क्योंकि एक नोड हमारा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और इस एक नोड के डेटा ट्रांसमिशन का जो ट्रांसमिशन टाइम है वो हमारा tf ट्रांसमिशन टाइम होगा, जो प्रीवियस स्लाइड्स में भी हम बता चुके हैं। ये हमारा नोड है और ये नोड अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम tf है, जिसमें ये अपने फ्रेम को प्रॉपरली ट्रांसमिट कर सकते हैं और इनका स्लॉट टाइम जो भी स्लॉट टाइम है उस टाइम से tf टाइम, ये हमारा t0 है, t0 प्लस tf टाइम तक कोई दूसरा नोड हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसलिए इस केस में हमारा जो नोड है वो सिर्फ एक होगा, g इक्वल टू 1, और इसका वल्नरेबल पीरियड होगा ये tf टाइम। ये जो tf टाइम है बस इतनी ही तक इसकी वल्नरेबिलिटी होगी, जबकि प्योर एलोहा में t0 प्लस tf में से t0 माइनस tf को घटा रहे थे तो वहां पे 2tf आया था और यहाँ पर वल्नरेबल पीरियड tf ट्रांसमिशन टाइम के बराबर होगा। इसलिए यहाँ वल्नरेबल टाइम पीरियड tf है और स्लॉटेड एलोहा का जो फॉर्मूला होता है ईटा g इंटू ई टू द पावर माइनस जी, जहाँ g इज नंबर ऑफ स्टेशंस है और इस केस में g की वैल्यू 1 आएगी। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो जैसा पहले बताए थे ये हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर को रखा और g को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 मिला, और इसमें g को रखे और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो g और g इंटू ई टू द पावर माइनस जी में -1 है, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया। इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ई टू द पावर माइनस जी को कॉमन लिए 1 माइनस जी
और e टू द पावर माइनस जी को यदि 0 से इक्वेट कर दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। e टू द पावर 0 1 1 माइनस जी, ये हमारा डी ईटा बाई डी जी का वैल्यू है, और इसको 0 से हम यदि इक्वेट कर दें तो मैक्सिमम निकल जाएगा, यानी डी ईटा बाई डी जीरो इक्वल टू 1 माइनस जी, और इस इक्वेशन 1 से इसकी जगह 0 रख दे तो 0 इक्वल टू 1 माइनस जी, यानी जी की वैल्यू 1 आ गई। और इसी 1 को यदि हम इस फॉर्मूले में रख दें तो 1 इंटू ई टू द पावर 1, ये हमारा वैल्यू आएगा, और e टू द पावर माइनस 1 को 1 बाई ई लिख सकते हैं। e की वैल्यू हमारा दिया हुआ है जो हम पहले भी यूज़ किए थे। इसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखिए, यानी 1 को 2.7182 से डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू 0.368 आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं कि यदि परसेंटेज में निकाले तो 36.8% आता है, जो कि इसकी एफिशिएंसी है। यानी आउट ऑफ 100 36 फ्रेम को हम प्रॉपरली ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, और रिमेनिंग फ्रेम हमारा डिस्ट्रॉय कर जा रहा है। ये हमारा स्लॉटेड एलोहा था, और इस स्लॉटेड एलोहा की एफिशिएंसी पहले वाले की जस्ट डबल है। इसी को हम यहाँ पे ग्राफ से दिखा रहे हैं। ये मेरा थ्रूपुट है, कितना फ्रेम हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, टाइमिंग क्या है। प्योर एलोहा को हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं जिसकी एफिशिएंसी 18% है, और इसका जस्ट डबल 36% हमारा स्लॉटेड एलोहा का होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। Once again, thank you.